एक बार सभी बच्चे बताएं बेटा मेरे को, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है जी। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके अगर स्कोप की बात करूं मैं, तो मैंने बताया था ये चैप्टर सेक्शन नंबर 128 से स्टार्ट होकर 138 तक जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे, स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसे आज हम पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। फटाफट आपको ध्यान देना है, जहां समझ में नहीं आए मेरे से पूछना है। सेक्शन नंबर 138 अगर हम पीछे से चलें तो है इंटरनल ऑडिट का। किसका बेटे? इंटरनल ऑडिट। ऑडिट कई प्रकार की होती है, ये तो हम पढ़ेंगे जब हम ऑडिट सब्जेक्ट करेंगे। सीए इंटर के ग्रुप 2 में आता है सब्जेक्ट ऑडिट, पूरे 100 नंबर का होता है, तो हम ऑडिट की डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहां इतना बता दूं, एक इंटरनल ऑडिट होती है, एक एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट होती है। एक्सटर्नल ऑडिट जो होती है वो बाहर का बंदा आके करता है। इंटरनल ऑडिट होती है, ये कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है, कंपनी का ही एक बंदा होता है। इंटरनल ऑडिट महज एक जॉब की तरह होती है। ये क्या है? सिर्फ एक जॉब है जहां आपको कंपनी को एनालाइज करना होता है, कहाँ कंपनी की कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है, कहाँ कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा आ रही हैं, कंपनी की रेवेन्यू कम होने का क्या कारण है। ये तमाम चीजों को ऑडिट करना इंटरनल ऑडिट का काम है। ध्यान दें, इसकी रिपोर्ट कभी भी शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाती, इसकी रिपोर्ट शेयर होल्डर के पास नहीं जाती, ये ओनर के पास जाती है। ये इंटरनल वर्क है, अपने घर की बात है, इसको बाहर शेयर नहीं करते। जो एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो बाहर का सी आगे करता है, जो साल में सिर्फ एक बार होती है, उसकी रिपोर्ट तमाम स्टेक होल्डर को जाती है, उसकी सभी स्टेक होल्डर्स को दी जाती है। सर कौन सी रिपोर्ट की ज्यादा वैल्यू है? बेटा एक्सटर्नल ऑडिट की ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ ऑडिटर के पास पावर भी ज्यादा होती है। बाकी ज्यादा डिटेल में सीखेंगे हम ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर, फिलहाल हम बात कर रहे थे इंटरनल ऑडिट की। जी सर। इंटरनल ऑडिट जो करता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट जो करता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर। और इंटरनल ऑडिटर जो है वो जरूरी नहीं कंपनी के अंदर का बंदा भी हो सकता है, बाहर के बंदे से भी करवा सकते हैं। मोस्टली ये अंदर का बंदा होता है, जैसे इंप्लॉय होता है वैसे ही इंटरनल ऑडिटर होता है। इसके पास पावर, ये इंडिपेंडेंट तो होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, अपनी पूरी बात रख सकता है, पर ये उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना कि एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि बेटा उसको जो पावर दी जाती हैं वो लॉ की तरफ से पावर मिलती हैं, और इंटरनल ऑडिटर को दायरे में रह के काम करना पड़ता है। किसके दायरे में? ओनर के दायरे में। ये तो एक तरीके की जॉब है, जहां आप अच्छे से काम नहीं करेंगे आपको किसी भी टाइम में निकाल दिया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ऐड कर लिया बेटे मैंने। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी मैंने उनको ऐड कर लिया है। और अब आगे की बात हम करें, क्या सभी कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है? इंटरनल ऑडिट की अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें, क्या सभी कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, कुछ कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना है। सबसे पहले लिस्टेड कंपनी जो भी होगी, लिस्टेड कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा रूल लगते हैं, सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन लगते हैं, तो इनको तो अपना इंटरनल ऑडिट करवाना ही करवाना, हर केस में करवाना है, मैंडेटरी इनके लिए। अब बची कौन? अनलिस्टेड। बची कौन? अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड के दो पार्ट कर दो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। हमारा क्वेश्चन ध्यान से सीख ले बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, किन किन कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है। अपनी मर्जी से कोई भी कराओ, अपनी मर्जी से वॉलेंट्री कोई कराओ, कोई रोक नहीं है, कोई भी बंदा चेक करवा सकता है, लेकिन कब करवाना उनकी मजबूरी है ये हम पढ़ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी को करवाना ही करवाना। अनलिस्टेड के दो पार्ट, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। जी सर। तो अनलिस्टेड कंपनी है और पब्लिक कंपनी है। आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको याद करने का एक तरीका बताया था, डीपीएलटी। डीपीएलटी ऐसे याद करना, इसी सीरीज में डीपीएलटी। डी फॉर होता है डिपॉजिट,
P4 होता है पेड अप शेयर कैपिटल, L4 होता है लोन एंड बोरोइंग और T4 होता है टर्नओवर। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। DPLT, D फॉर डिपॉजिट, P फॉर पेड अप, L फॉर लोन एंड बोरोइंग एंड T फॉर टर्नओवर। कितना कितना होना चाहिए? ये 25, 50, 100, 200। हायरार्की देखिएगा, 25 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। सभी के पीछे लगा दो करोड़ 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 करोड़। सभी के पीछे लगा दो और मोर और मोर और मोर और मोर। 25 करोड़ या इससे ज्यादा, 50 करोड़ या इससे ज्यादा, 100 करोड़ या इससे ज्यादा और 200 करोड़ या इससे ज्यादा, और सभी कंडीशंस के बीच में और लगा हुआ है। सर इंटरनल ऑडिट आपको करवानी पड़ जाएगी अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो। कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी हो गई तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा। तो आपको पेपर में चेक करना अच्छे से, डिपॉजिट है वो 25 करोड़ या इससे ज्यादा की हो, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या इससे ज्यादा, एल फॉर लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ या इससे ज्यादा, और टी फॉर टर्नओवर 200 करोड़ या इससे ज्यादा। कई बार पेपर में हम इनका सीक्वेंस भूल जाते थे, इसलिए मैंने इनको निमोनिक बना के लिख दिया डीपीएलटी। तो डी फॉर डिपॉजिट, पी फॉर पेड अप, एल फॉर लोन एंड टी फॉर टर्नओवर। 25 से स्टार्ट करना है, 25, 50, 100 और 200। सभी के पीछे क्या बेटा? करोड़। और सभी के पीछे क्या है? और मोर। मोस्टली पेपर के अंदर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो अपना ऑडिट करवाना ही करवाना होगा। अब सवाल है सर अनलिस्टेड प्राइवेट हो तो क्यों करवाना? अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी होगी तो क्या उसको फिर भी ऑडिट करवाना? जी करवाना। उस पर डीपीएलटी नहीं लगता, खाली एलटी लगता है। डीपी हट जाएगा, खाली एलटी लगेगा। एल फॉर लोन एंड बोरोइंग और टी फॉर बेटा टर्नओवर। कितना है लोन? 100, 200। ध्यान दें इसमें सिर्फ एलटी चेक होता है, इसमें सिर्फ एलटी चेक होता है, इसमें डीपीएलटी चेक नहीं होता। 100 करोड़, 200 करोड़ और मोर और मोर और बीच में लग गया और। कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए प्राइवेट कंपनी को भी क्या कराना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। मर्जी से कोई भी कराए, ये कंडीशंस अगर पूरी होगी तो करवाना ही करवाना है। जो करने के लिए आएगा वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी, सीएमए भी हो सकता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, एक एडवोकेट भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो बंदा ठीक लगेगा, डीम्ड फिट जो बंदा ठीक लगेगा, किसी से भी इंटरनल ऑडिट कराई जा सकती है। लेकिन ध्यान दें जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो सिर्फ सीए कर सकता है, और सीए भी वो कर सकता है जिसके पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इंटरनल ऑडिट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इंटरनल ऑडिट इज सिमिलर एज लाइक अ जॉब। ये तो एक जॉब की तरह होती है जहां आपका दायरा भी, आपके पास पावर भी बहुत कम होती है। तो बेटा इसमें से एक ही जगह से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है आपका एप्लीकेबिलिटी से। कहां से बनता है? एप्लीकेबिलिटी से। तो फटाफट आप लोगों ने रिवाइज कर लिया, लिस्टेड कंपनी को करवाना ही करवाना। अनलिस्टेड के दो पार्ट, पब्लिक प्राइवेट। एक में चेक करना आपको डीपीएलटी और दूसरे में चेक करना आपको एलटी। 25, 50, 100, 200। यहाँ पे 100, 200 कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, वो सारा मामला हमारा क्या है? क्लियर है। 137 सेक्शन हो गया खत्म। अब हम नए सेक्शन, अरे देखो विधि ने क्या कर रखा है। अब हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्शन 137। सेक्शन नंबर 137 की हम बात करेंगे। सर ये क्या बात करता है? 136 और 137 दोनों के दोनों सेक्शन सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर सर्कुलेशन किस चीज का? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार। अगर टू द मेंबर कर दूं, मेंबर के पास कब जाएंगी? तो सेक्शन लग जाएगा 136। और टू द रजिस्ट्रार कर दूं तो सेक्शन लग जाएगा 137।
तो 136 और 137 दोनों के दोनों सेक्शन किसके हैं? सर्कुलेशन के हैं। किस चीज का? कंपनी ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करी हैं, कंपनी ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? जो कंपनी का P&L है, कंपनी के पास जो बैलेंस शीट है, कंपनी के जो नोट्स टू अकाउंट है, कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, इस सभी को इकट्ठा बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंपनी बनाती है तो इनको भेजती है, बना के रखती नहीं, इनको सर्कुलेट करती है। रजिस्ट्रार मामा जी के पास भी भेजने पड़ते हैं और मेंबर्स के पास भी भेजने पड़ते हैं। हम से पहले कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? 137, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? मामा जी की बात करेंगे। जी साहब, मामा जी के पास भेजने का क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, कैसे इनको भेजा जाता है, तो उसका एक बार इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सेक्शन 137 क्या बोलता है? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये अप्रूव्ड है या नहीं है, इसका फैसला कब होता है? बेटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के एजीएम में ले जाया जाता है। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एजीएम में ले जाया जाता है, वहां शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स इनको अप्रूव करते हैं। अगर या तो ये अप्रूव होंगी या अप्रूव नहीं होंगी। अब ये तमाम बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला काम, एजीएम हुई या एजीएम नहीं हुई। सर क्या ऐसा काम भी हो सकता है कि एजीएम हुई ना, हाँ, कोरम ना आई हो, बंदे ना पहुंचे हो, कोई इमरजेंसी होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि एजीएम हो ही ना। तो दो केस बना दिए मैंने 137 के अंदर, या तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग हुई है या एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई। अब एनुअल जनरल मीटिंग हुई है तो फिर वहां दो केस, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमने तैयार करी है, जो कंपनी ने बनाई है, या तो इनको एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्टेड, अप्रूव हो चुकी हैं, या रहेगी ये अनएडॉप्टेड, या इनको अप्रूव नहीं किया गया। अगर एजीएम भी हुई है टाइम से और एडॉप्ट भी हो गई हैं, तो जिस दिन ये एडॉप्ट हुई हैं, जिस दिन मीटिंग के अंदर ये एडॉप्ट हुई हैं, उसके 30 डेज के अंदर अंदर, 30 डे कहां से? 30 डेज ऑफ द सेड मीटिंग, मीटिंग के एंड के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी। ओके सर मीटिंग तो हुई पर इनको एडॉप्ट नहीं किया गया, ये अनएडॉप्टेड रह गई, अनएडॉप्टेड रह गई, कोरम की वजह से भी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो अब क्या होगा? अब देखो ना, एडॉप्ट होने का मतलब है पक्का हो जाना कि जो आपने बनाया है वो सही है। अभी एडॉप्ट नहीं तो इनके अंदर कुछ कमी थी, ये क्या रहेगी? कच्ची। ये क्या रहेगी? कच्ची। मामा जी क्या बोलते हैं? मामा जी बोलते हैं कच्ची हो चाहे पक्की, मेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड आना चाहिए। तो कच्ची को लॉ के अंदर बोला जाता है प्रोविजनल। लॉ में कच्चे को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोविजनल बोलते हैं। तो माना अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनएडॉप्टेड है, एडॉप्ट नहीं हो पाई, तो ये कच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको भेजने पड़ेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द सेड मीटिंग। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ेंगे। अब बच्चों का सवाल क्या आता है? सर ये आज तो कच्चे हैं पर कभी ना कभी तो पक्के होंगे। हाँ, जिस दिन ये मीटिंग बुला के, दोबारा से मीटिंग बुला के पक्के होंगे, उस पक्के से फिर से विद इन 30 डेज आपको ये मामा जी के पास सर्कुलेट करनी होगी। तो यहाँ से क्लियर कट देखना बेटा, अगर आपके एडॉप्ट नहीं हो पाए तो कच्चे कागज भी आपको भेजने पड़ते हैं। ये कच्चे कभी ना कभी एडॉप्ट होके पक्के बनते हैं तो उस टाइम भी भेजने पड़ते हैं। तो आपको डबल सर्कुलेशन करना पड़ा है, कच्चे भी आपने भेजे हैं और पक्के भी आपने भेजे हैं। अगर एजीएम होती ही नहीं, एडॉप्ट की तो बात छोड़िए, मीटिंग ही नहीं होती, तो क्या अब भी मामा जी के पास कोई डॉक्यूमेंट भेजना? होल्ड करना भाई 1 मिनट, क्या बात थी? एक मिनट। अगर एजीएम ही नहीं होती है तो क्या आपको मामा जी के पास कुछ भी नहीं बताना है? ऐसा नहीं, मामा जी के पास हर चीज की रिपोर्टिंग होती है। अब यहाँ पे आपको एजीएम हो चाहे ना हो, किस दिन वो हो जानी चाहिए थी? कोई ना कोई तो मीटिंग का दिन होता था। मान लो 18 तारीख को होनी थी, तो शुड हैव बीन हेल्ड, जिस दिन वो मीटिंग हो जानी चाहिए थी, हुई नहीं है, जिस दिन होनी चाहिए थी, वहां से 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भेजनी ही भेजनी पड़ेगी। साथ की साथ आपको स्टेटमेंट के अंदर रीजंस भी बताने पड़ेंगे कि मीटिंग हम क्यों नहीं कर पाए। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? मामा के पास सर्कुलेट करनी पड़ेंगी। अब सवाल, सर ये उस दिन नहीं हुई, कभी बाद में मीटिंग होगी, तो जब भी मीटिंग होगी फिर से यही केस आ जाएगा, या तो उसमें एडॉप्ट हुआ या
एडॉप्टेड नहीं हुआ, जो भी केस होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो 137 के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ ये बताता था कि मामा जी को सर्कुलेशन कैसे कैसे किया जाता है। मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया, या तो मीटिंग होती है या मीटिंग नहीं होती है। मीटिंग होती है तो दो केस, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट किया जाता है, वो अनएडॉप्टेड रहते हैं। एडॉप्ट हो गए तो 30 दिन के अंदर बता दो, केस खत्म। एडॉप्ट नहीं हुए तो कच्चे बता दो, कभी ना कभी पक्के हो तो पक्की बता देना। अगर मीटिंग नहीं होती तो जिस दिन होनी चाहिए थी उसके 30 दिन के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भेजनी पड़ेंगी, साथ ही साथ आपको रीजंस भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, हमारी मीटिंग क्यों नहीं हो पाई। अब दिन बदलेंगे, रुत बदलेगी, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा ये मीटिंग दोबारा से होगी। मीटिंग जब भी फाइनली होगी उसके फिर से 30 डेज के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मामा जी के पास सर्कुलेट करनी पड़ेगी। इस 137 में इसके अलावा और कुछ भी नहीं बता रखा। मैं आपको आज की क्लास में 2 सेक्शन करा चुका हूं, एक सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट का, एक सेक्शन 137 सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार का। मुझे बताइए कौन से बच्चे को क्या बात समझ में नहीं, फटाफट जाके चलो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए बेटे, अब आ गया आपका सेक्शन नंबर। अगर क्लियर नहीं भी हो तो आज की वीडियो हमारी रिकॉर्डिंग पे चल रही है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। तो कोई बच्चा अगर किसी कारण से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया है तो मैं कल की तरह इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, जूम लाइव रिकॉर्डिंग के नाम से। आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 136, फटाफट बताओ ये किसका है? अभी मैंने जिक्र किया था, ये किसका है? शाबाश। ये भी सर्कुलेशन का है। किस चीज का सर्कुलेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसको? टू द मेंबर्स को, टू द मेंबर्स। जी सर। देखो, जो भी बंदा एंटाइटल है, एंटाइटल्ड मतलब जो हकदार है, उन सब के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्कुलेट किया जाता है। सर्कुलेट किया जाता है। हकदार मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं, जितने भी कंपनी के यूनिट होल्डर हैं और लेंडर और क्रेडिटर हैं, इन सभी के पास जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो इन सब के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी को सेंड किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। सर क्यों भेजा जाता है, इसका कारण बताओ। और ये सर कब भेजा जाता है, हमें ये बताओ। एक दिन किसी न किसी दिन मीटिंग होती है, मीटिंग डिसाइड होती है, एजीएम जिस दिन डिसाइड होती है बेटा उस दिन नहीं भेजते, उसके कम से कम इस डेट पर मान लो एजीएम होती है तो इसके कम से कम 21 दिन पहले, 21 दिन पहले ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। 21 डेज बिफोर, कम से कम 21 दिन पहले ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन मेंबर स्टेक होल्डर्स को दे दी जाती हैं। अब सवाल है इनको सर पहले क्यों दी जाती है? बेटा एजीएम में होती है क्या? आर्ग्यूमेंट। एजीएम के अंदर क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट, बहस चलती है वहां पे, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? जो आपको 21 दिन पहले भेजा गया है मटेरियल, उस मटेरियल के ऊपर आप चर्चा यहाँ करते हैं। तो कुछ जब आपके पास एडवांस में मटेरियल होगा, आप उसको रीड करोगे, तभी तो आप इस मीटिंग के अंदर बहस कर पाओगे। अगर इस मीटिंग के अंदर ही आपको सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाएंगी तो आप आर्ग्यूमेंट कैसे कर पाओगे? इसलिए हमारा कंपनी लॉ बहुत अच्छा लॉ है, क्या बोलता है? शेयर होल्डर को मीटिंग में बुलाने से पहले उनके पास मीटिंग का एजेंडा भेज देना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देनी चाहिए, कम से कम 21 दिन पहले उनके घर पे चली जानी चाहिए। वो फिर उसको पढ़ लिख के अच्छे तरीके से आएंगे ताकि वो एजी में प्रॉपरली इसको डिस्कस कर पाए कि आपको 21 डेज का पहले क्यों भेजी जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया। दूसरी बात सुने एक बार, सर एजीएम यहां होनी है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 21 दिन पहले उसको सर्कुलेट करें, हम शॉर्ट में सर्कुलेट करना चाहते हैं, हम 21 दिन से कम, जैसे हम 21 दिन नहीं, हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 10 दिन पहले हम भेजना चाहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर क्या 21 दिन की टाइम लिमिट को किसी कारण से रिड्यूस किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे यस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 95% मेंबर्स की क्या चाहिए? सहमति होनी चाहिए, अदरवाइज इसको कम नहीं किया जा सकता, अदरवाइज कम नहीं किया जा सकता।
क्या आपको ये 95% की बात समझ में आ गई? ये 95% मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। किस केस में? अगर आप 21 दिन को कम करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 95% की क्या होनी चाहिए? मेजॉरिटी होनी चाहिए। 136 में सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। कल मैं इसको जब मिलवाऊंगा तो आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिलहाल आपको बताओ 136 में सर्कुलेट करने की बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात आएगी, अब बात आएगी बेटा 135 की। सेक्शन नंबर 135। 135 किसका है? आपको पता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीएसआर। फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैं उनको एक बार बता दूं कि 15 जुलाई जो हमारा है वो लास्ट टू लास्ट सिलेबस कंप्लीशन डेट है। आप भी इसको अपनी बुक में कहीं मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। 15 जुलाई तक हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर का, चाहे वो छोटा से छोटा है चाहे बड़ा से बड़ा है, वो सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो लॉ का है चाहे वो टैक्स का है चाहे किसी का भी है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो 15 जुलाई हमारा लास्ट टू लास्ट है फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस का। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या चल रहा है मेरे को उनका नहीं पता। मेरे सब्जेक्ट्स लेट बताए मैंने, 15 जुलाई तक आपके हो जाएंगे खत्म। हाँ जी बेटा। हम्म। धूप में बैठ के पढ़ने पड़ेंगे। एक ही तरीका है, नोट्स के माध्यम से अगेन एंड अगेन रिवाइज करना। और जब टेस्ट में बोलूंगा तो टेस्ट में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। 30 नंबर के लॉ में ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये ध्यान रखना आप। सिर्फ 30 नंबर के लॉ में आएंगे ऑब्जेक्टिव। ये सुविधा सिर्फ लॉ के पेपर में है और टैक्स के पेपर में है। ये सुविधा अकाउंट के पेपर में और कॉस्ट के पेपर में आपको नहीं मिलेगी। वहां 100% सब्जेक्टिव रहेगा। 40 मिनिमम चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 40 मिनिमम चाहिए होते हैं किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और 30 है ऑब्जेक्टिव। ये कंप्यूटर चेक करता है, कोई नंबर डिडक्ट नहीं कर सकता। और ऐसी दुनिया भर की शीट और दुनिया भर के बच्चे ऐसे हैं जो 30 आउट ऑफ 30 लेते हैं। 30 में से 30 जो ऑब्जेक्टिव में लेके आते हैं, वहां आपको ना लिखने की जरूरत होती है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आते हैं। 30 नंबर में से अगर आपने पूरे 30 ले लिए तो रेस्ट ऑफ द 70 नंबर में से बच्चा मरे से मरा भी लिखता है तो भी 20 नंबर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। चिंता करने की बात नहीं, 50 नंबर तो अपने आप बन जाएंगे। लेकिन कब बनेंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। जिसके कॉन्सेप्ट सही है वो इस 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव को ठीक कर सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जो लेवल है वो आपको थोड़ा सा हाई फाई आता है। इसको रटने वाले बच्चे नहीं कर सकते, समझने वाले कर सकते हैं। जैसे हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल ऑडिट की जो पावर है वो होती तो है लेकिन एक्सटर्नल से कम होती है। अब ये कॉन्सेप्ट है, इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना एक्सटर्नल होता है। इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, एडवोकेट भी कर सकता है, जिस जो बोर्ड को ठीक लगे करवा सकता है। लेकिन एक्सटर्नल सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, और सीए प्लस सीओपी। अब इस तरीके की बातें जो है ना वो दिमाग में फिट कर लो, स्किप मत होने दो। अब ये बातें भी अगर तुम्हारे दिमाग से स्किप हो रही हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्क में ले जा रही हैं। क्योंकि हमारा जो सी इंटर का लो है, वो सी इंटर का लो फाइनल के लो के कंपेयर करूं तो 35% है। सिलेबस की विड्थ अगर देखूं तो 35% आता है। फाइनल के अंदर आपको 30 नंबर के कॉर्पोरेट एंड अदर लो के अंदर 30 नंबर के अंदर कम से कम आपको 12 एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 12 एक्ट और सिर्फ 30 नंबर के लिए, और 70 नंबर का वहां पे होता है कंपनी लो। तो सब्जेक्ट सिलेबस की विड्थ मत देखिएगा, और ये दिमाग में मत आने दो कि स्किप हो रही चीजें, उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज आपको करना पड़ेगा। और ये जो चीज है ये आपको नंबर दिलाने में मदद करेगी। जिस बच्चे का भिड़ते 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव निपटा दी, और जब आप इनको करोगे ना आपको उस टाइम पे पता चल रहा होगा मैं सही सर्कल कर रहा हूं या गलत सर्कल कर रहा हूं। तो ये 30 जिसके ठीक होते हैं, पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, रेस्ट ऑफ द पेपर अपने आप अच्छा चला जाता है। और जिसके स्टूडेंट के घुसते ही ये 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव गलत हो गए ना, उसका पेपर सही नहीं हो सकता। फिर वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा वो बाकी पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो जान बसी है इन 30 मार्क्स के अंदर। इनके अंदर क्या मसला है क्या नहीं है, इनको हमें कवर करना है।
सीए फाइनल की लॉ के अंदर मेरी एग्जामिशन आई थी पहली बार में ही। क्यों आई थी? क्योंकि मैंने 30 मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। मैंने घर आके टैली किया था तो मेरे 28 मार्क्स यहाँ से क्लियर थे। 28 मार्क्स मेरे आए थे और मेरा टोटल जो मार्क्स आए थे वो 62 आए थे। तो बाकी 70 नंबर में से मेरे को सिर्फ 30 या 32 नंबर मिले थे और इस 30 नंबर में से मैंने 28 नंबर ले लिए थे। तो मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि इन 30 के ऊपर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। इन 30 के 30 सैंपल पेपर मेरे पास रखे हैं। 30 मार्क्स के लिए 30 सैंपल पेपर मेरे पास हैं, बहुत जबरदस्त हैं। उन 30 सैंपल पेपर में से ये 30 नंबर लगभग कवर हो जाते हैं। तो 30 सैंपल पेपर हर बच्चे को मैं करने के लिए दे दूंगा। वो आपको बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से करके मेरे को उसकी रिपोर्टिंग करनी है। चलिएगा, हम करते हैं आगे की बात। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन बताओ कौन सा है फटाफट। 135 सेक्शन कौन सा भाई? 135। कॉर्पोरेट होती कंपनी, कंपनियों की सोशल, समाज के लिए, एनवायरमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनियों की समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और इसमें एक वर्ड लगा दिया मैंडेटरी। मैंडेटरी वर्ड लगा दिया, मैंडेटरी। अब हर कंपनी को जो भी अपना नेट प्रॉफिट कमाएगी, जो भी अपना नेट प्रॉफिट कमाएगी, उसका एवरेज निकाल के 2% खर्च करना ही करना पड़ेगा। अरे भाई तू 100 रुपए कमा रही है तो 2 रुपए तो तुझे समाज के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। इस समाज का मतलब सिर्फ गरीब गुरगे नहीं होता, एनवायरमेंट के लिए, पुरानी चीजों को सेव करने के लिए, इकोलॉजिकल डैमेज को कम करने के लिए, जेंडर इक्वेलिटी को कम करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, गरीबी को घटाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। 100 रुपए में से कम कितने? 2 रुपए। ये करने ही करने होंगे, लेकिन उसको करने होंगे बेटा, उसको करने हैं ये जिसके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होती है, जिसके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होती है। अब सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी सब पे नहीं होती, छोटी कंपनियों पे नहीं होती। क्या सीए सॉल्यूशन अगर प्राइवेट कंपनी होता तो क्या मेरे ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी थी? जी नहीं, क्योंकि मेरा उतना टर्नओवर ही नहीं है। तो ये बड़ी कंपनी के ऊपर ये लिमिट लगाई जाती है। 3 सालों में आपने पिछले 3 सालों का, 1, 2, 3, पिछले 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल के, एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल के गुना में 2% कर दिया जाता है। ये पैसा हर हालात में आपको खर्च करना पड़ता है, और न केवल खर्च करना पड़ता है, इसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। इसकी रिपोर्टिंग भी दुनिया को बतानी होती है, हमने कहाँ कहाँ खर्च किया और कहाँ कहाँ नहीं किया। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आपको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं सीएसआर के अंदर? बहुत बढ़िया। कोई बच्चा जो पहले मेरे से लो, जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कोई बता सकता है सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है बेटा? सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? शायद बच्चे बोल नहीं रहे। एक बात बताओ, मीटिंग में कितना टाइम बचा हुआ है ताकि मैं तुम्हारे पास दोबारा लिंक भेजूं एक बार फटाफट? है बेटा? 1 मिनट। चलिए मैं मीटिंग को एक बार एंड करके तुम्हारे पास दोबारा लिंक भेजता हूँ बेटा।